ये मानना है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है, उसमें जो बेनिफिट्स डिफाइंड हैं वो बहुत लिबरल है। इसके कारण जिनको मिलता है उनको बहुत ज्यादा मिलता है, रिलेटिवली रिलेटिवली स्पीकिंग बहुत ज्यादा मिलता है, जिसके कारण जो है जो वो सरकारी खर्चे का बहुत बड़ा हिस्सा वो घेर लेते हैं। यही एक कारण है जिसके कारण आप बाकी जो लोग एक्सक्लूडेड हैं इस सिस्टम से उनको हम इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। इनफैक्ट डिक्लाइन जो हो रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में, वो भी इसी कारण से हो रहा है क्योंकि जिनको दिया जा रहा है उनको बहुत ज्यादा मिल रहा है। डॉक्टर पटनायक जी ने अभी मेंशन किया कि आप कंपेयर कर सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में अभी पब्लिक सेक्टर के लोअर रंग के लोगों को बहुत ज्यादा मिल रहा है। वो एक्चुअली ये जो डिफरेंस क्रिएट किया गया है, दिस एक्चुअली वर्क्स अगेंस्ट एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट के अगेंस्ट में जाएगा तो देश की इनकम या जीडीपी ग्रोथ पे भी असर पड़ेगा। तो ये जो पूरा जो लिंकेज है ये इसलिए हो रहा है कि हम कुछ लोगों को जिनको देते हैं उनको रिलेटिवली स्पीकिंग बहुत लिबरली देते हैं, और जब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे, जो उसको रैशनलाइज नहीं करेंगे, तब तक एनपीएस में लोगों का आना या उनको उसके लिए इंसेंटिवाइज करना मुश्किल होता रहेगा। आज जब हमने एनपीएस इंट्रोड्यूस किया, वो एक क्लासिक केस है कि हमने पोस्टपोन कर दिया अपने खर्चे को कंट्रोल करने के तरीके को। जिनको ओल्ड पेंशन स्कीम मिल रही थी या जो लोग उनमें ऑलरेडी थे, उनके बेनिफिट्स पे किसी तरह का रैशनलाइजेशन नहीं हुआ। इसके कारण क्या हुआ कि एनपीएस का जो कंट्रीब्यूटरी पार्ट है वो एक एडिशनल बर्डन बन गया। तो पेंशन सिस्टम का जो है जो घेर था पब्लिक एक्सपेंडिचर पे वो और बढ़ गया। इसका रास्ता क्या है? इसका रास्ता ये जैसे मैंने शुरू में बताया, ओल्ड पेंशन स्कीम के डिफाइंड बेनिफिट्स जो हैं उनको रैशनलाइज करना है। नहीं, रैशनलाइज करने की तो बात नहीं हो रही है। विपक्ष ने मुद्दा बना दिया है। चुनावी औजार भी है, हथियार भी है, और सरकारी कर्मचारियों की अच्छी खासी तादाद हमने हिमाचल में देखा, इसकी गूंज देखी। जहां प्रॉब्लम है अगर हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे और जहां रोशनी जहां लाइट हम डाल रहे हैं वहीं पे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये सॉल्व नहीं होने वाला है। नहीं, ये वही जन कल्याण के जामे के तहत कोई 5 किलो अनाज दे रहा है, वो तो राइट टू फूड है, पहले ही पीडीएस सिस्टम है, उसके ओवर एंड अबव आप देते हैं, आपको चुनावी फायदा मिलता है। उधर वो भी अब ये चीज दे रहे हैं, तो ये तो 19-20 का तू डाल में पात का खेल शुरू हो गया क्या? और इसमें दरअसल आम आदमी के सुरक्षा कवच की बात क्या मृग तृष्णा बनकर रह जाएगी? सॉरी, मैं क्वेश्चन समझ नहीं पाया क्योंकि मतलब मैं मिराज की बात कर रहा हूं कि इज अ कॉमन मैन चेजिंग अ मिराज की मुझे भी सुरक्षा कवच मिलेगा? वो मृग तृष्णा कहते हैं जिसे। क्वेश्चन ठीक से क्लियरली नहीं सुन पाया हूं, पर मैं जो बताने की कोशिश कर रहा था मैं फिर उस पे वही बताइए। जैसे 50 जो अभी जैसे पेंशन मिलता है तो 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन पे मिल रहा है। अब लास्ट ड्रॉन पे जो है वो पीक सैलरी है। जो संभ्रांत देश है वहां में इस पीक सैलरी से हम मूव कर चुके हैं। वो एवरेज ऑफ द लाइफ टाइम वर्किंग ईयर्स जो है उसका एवरेज देखते हैं, या बेस्ट 5 ईयर्स या बेस्ट 25 ईयर्स देखते हैं। आप के पेंशन बेनिफिट्स में एक कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है, जहां आप 40% अपने पेंशन का, फ्यूचर पेंशन का एक साथ ले सकते हैं। किसी भी देश में ये प्रावधान नहीं है। इससे क्या होता है कि आप अगर अपना सैलरी एडवांस में मांगे तो ना सरकार आपको देगी ना आपकी अपनी कंपनी आपको देगी, पर यहाँ पेंशन जो है वो हम एडवांस में ले पा रहे हैं। फ्यूचर पेंशन जो है, दिस इज अनफेयर एक्चुअली, और ये अनसस्टेनेबिलिटी क्रिएट करता है क्योंकि हम तो क्या आपको लगता है वैसा राजनीतिक विमर्श हो पाएगा? बिना विमर्श के तो राज्य और केंद्र के बीच तनातनी, वो कहेंगे एनपीएस का पैसा दो, वो पीएफआरडीए के प्रावधान बताएंगे कि हम दे नहीं सकते तो देंगे नहीं। पिसेगा तो आम आदमी ना जी। ये मुद्दा आसान नहीं है, पर संभ्रांत देश जिन्होंने भी पेंशन रिफॉर्म किया है या कर पाए हैं वहां में यही रास्ता अपनाना पड़ा है।
40 ऐसे देश हैं जहां में ये एक्सटेंसिव रिफॉर्म हुआ कि अभी जो लोग हैं जो सिस्टम में है वो ओल्ड पेंशन सिस्टम में चलते रहे, और नए लोग जो आए उनको न्यू पेंशन स्कीम या डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सिस्टम में डाला गया। पर उन 40 देशों में से 20 ऐसे देश हैं जिन्होंने रिवर्स कर दिया है या पार्शियली रिवर्स कर तो दिया यहाँ है।